हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का थर्ड यूनिट का नाम है पढ़ करके समझना। यूनिट आपका 15 नंबर का है और 15 नंबर हासिल करने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। पहला महत्वपूर्ण टॉपिक हम समझते हैं पढ़ करके समझना क्या होता है इस बारे में। तो पढ़ना समझ की एक संपूर्ण प्रक्रिया है। पढ़ करके पाठ्य सामग्री को समझना और उसके निहित भाव को आत्मसात करके संदर्भों से जोड़ना और उसके आधार पर अपना स्वतंत्र मन बनाना ही सही मायने में पठन है, पढ़ना है। परंपरागत रूप से पठन के निम्नलिखित चरण माने जाते हैं। पहला चरण क्या है? कर्तव्य ज्ञान। इसका क्या आशय है कि किसी शब्द की रचना व उसके उच्चारण के रूप के प्रति मानसिक बिंब बनता है, कर्तव्य ज्ञान कहलाता है। यह पठन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है, इस बारे में ध्यान रखना है। दूसरा चरण है अर्थ ग्रहण करके पढ़ना। इस सोपान में पठन सामग्री के निहित अर्थ को भली भांति समझा जाता है। इसमें पाठक चिंतन मनन द्वारा पठन सामग्री की व्याख्या विश्लेषण करता है और करती है। इस तरह से ध्यान रखना है। तीसरा बिंदु क्या है? मूल्यांकन व प्रतिक्रिया के बारे में। इस चरण में पाठक अर्थ ग्रहण के साथ साथ लेखक के द्वारा प्रस्तुत घटना, विचार, भाव व मंतव्य को समझते हुए उसका मूल्यांकन करता है, साथ ही उससे संबंधित वैचारिक एवं भावात्मक प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। इस तरह से ध्यान रखना है। और चौथा बिंदु है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में ध्यान रखना है कि यह पठन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। किसी पाठ्य सामग्री को पढ़ करके पाठक उसमें निहित भावों, विचारों के संदर्भ में अपनी सहमति व असहमति निर्मित करता है, अपना अनुप्रयोग वहाँ पर देता है। इसके बाद में बात करते हैं पढ़ना के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें देखिए, पढ़ने का अर्थ समझना मात्र ही नहीं होता, अपितु अर्थ को आत्मसात करके संदर्भ के व्यापक अर्थ में जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानना, दुनियादारी से परिचित होना, नवीन विचारों व भावों का उत्पन्न होना, विश्लेषण की क्षमता विकसित करना, कल्पना शक्ति से चिंतन व मनन करने की क्षमता को बढ़ाने को सम्मिलित किया जाता है। पढ़ने की इन सभी कुशलताओं से विद्यार्थी अपने परिवेश, सांस्कृतिक व साहित्यिक संदर्भों में जुड़ जाते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं पढ़ करके समझने के सैद्धांतिक पक्ष के बारे में। इसमें देखिए, पढ़ करके समझना एक सहज कौशल ही नहीं है, यह एक सामाजिक सृजनात्मक प्रक्रिया है जो विद्यार्थी, शिक्षकों व बच्चों में सीखने सिखाने के स्तरों में वृद्धि करती है। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ करके समझने में कई प्रकार की जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। पाठ को समझने के स्तर पर शाब्दिक और विश्लेषणात्मक जटिलताएं विषय वस्तु का सार ग्रहण करने में बाधक होती है। शब्दों का उच्चारण, अर्थ ग्रहण, शब्द और वाक्यों का पूर्वापर संबंध जोड़ना, विविध विधियाओं को पढ़ करके उनका सार ग्रहण करना, विश्लेषण करना, संदर्भों के साथ में उसको जोड़ना व प्रयोग करना, इसमें ये सब पढ़ करके समझने की प्रक्रिया के विभिन्न रूप हैं। शिक्षण के दौरान अनेक प्रकार की पाठ्य पुस्तकों व विधाओं से शिक्षक का सामना होता है। शिक्षण प्रारंभ करने से पहले विद्यार्थी शिक्षक को पाठ की जटिलता के स्तर को भली भांति प्रकार से जान लेना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा और विषय वस्तु दोनों में जटिलता आ जाती है जब हम उसको ठीक तरीके से नहीं समझ पाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य सामग्री में दो प्रकार की रचनाएं शामिल होती हैं। कुछ गहन अध्ययन के लिए, कुछ द्रुत पठन के लिए, हल्के पढ़ने के लिए। और गहन अध्ययन के लिए कविता, निबंध, जीवनी जैसी विद्या पाठ्य सामग्री का हिस्सा बनती है। वही द्रुत पठन के लिए संस्मरण, एकांकी, नाटक, यात्रा संस्मरण जैसी विधाओं को जगह दी जाती है। यहाँ इस बात को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए कि पठन के स्तर के निर्धारण का आधार विधा नहीं होती है, बल्कि रचना में भावों, विचारों की प्रकृति व प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता है। इस तरह से ध्यान रखना ये बिंदु। और इसके बाद में पाठ की जटिलता व उसकी समझ के स्तरों के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से स्तर रहते हैं। पहला स्तर है भाषागत जटिलता का स्तर। दूसरा है शब्द स्तरीय जटिलता। तीसरा बिंदु है वाक्य स्तरीय जटिलता के स्तर। चौथा बिंदु है शब्द शक्ति के स्तर। पांचवा बिंदु है अनुच्छेद स्तर की जटिलता। छठा बिंदु है सामाजिक सांस्कृतिक जटिलता के स्तर। सातवां बिंदु है विचार स्तरीय जटिलता। आठवां बिंदु है विद्या स्तरीय जटिलता। इस तरह से पाठ की जटिलता के बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं पढ़कर के समझने के उद्देश्य क्या है, पठन के उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य देखिए, पढ़ने की संप्रत्य की समझ अर्जित करके शिक्षण प्रक्रिया में उसका व्यवहारिक प्रयोग करना। व्यवहारिक प्रयोग करना पहला उद्देश्य आ गया। दूसरा उद्देश्य देखिए, पढ़ने के सैद्धांतिक पक्ष या पाठ्य वस्तु की जटिलता, उसके कारकों व प्रक्रिया को जानना। प्रक्रिया को जानना यहाँ पर दूसरा आपका उद्देश्य आ गया। और तीसरा उद्देश्य देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री, पाठ्येतर सामग्री व बाल साहित्य के अध्ययन मनन की दक्षता हासिल करना। दक्षता हासिल करना तीसरा उद्देश्य आ गया है। और चौथा उद्देश्य है पठित वस्तु के विश्लेषण, संश्लेषण एवं मौलिक तार्किक चिंतन की प्रवृत्ति का विकास। तो प्रवृत्ति का विकास करना। इस तरह से आपको ये चार उद्देश्य यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं पढ़ने और बोलने में अंतर क्या है, पठन और वाचन में अंतर क्या है। इस बारे में भी प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए, पठन और वाचन दोनों शुरुआत में एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन यहाँ वाचन में उच्चारण, लय, गति, आरोह, अवरोह, बलाघात आदि पर बल दिया जाता है। वहीं पठन में समझ पर बल दिया जाता है, समझ करके पढ़ने पर बल दिया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं वाचन। तीन प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन,
बोल बोल करके पढ़ना और मौन वाचन मन में पढ़ना और अध्ययन करना, ये 3 आपको वाचन के प्रकार ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत वाचन के बारे में। एक व्यक्ति द्वारा किया गया सस्वर वाचन व्यक्तिगत वाचन कहलाता है। यह प्राय बड़ी कक्षाओं में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा वाचन है सामूहिक वाचन। जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर के ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं तो उसे सामूहिक वाचन कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। और ब्रेल लिपि का प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहता है आपके इस यूनिट में। इसमें देखिए, इसका प्रयोग नेत्रहीन बच्चों के लिए किया जाता है। ब्रेल लिपि में एक डॉट की औसतन ऊंचाई 0.02 इंच होती है। 0.02 इंच ध्यान रखना है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के कारण समेकित शिक्षा अनिवार्य हो गई है। इसी कारण विशेष क्षमता वाले बालकों के शिक्षण के लिए शिक्षक को उनके लिए संवेदनशील होना चाहिए। दृष्टिबाधित छात्र भी कक्षा में पढ़ते हैं, अतः शिक्षक को ब्रेल लिपि की समझ भी आवश्यक है। ब्रेल द्वारा लिखने के आधार बिंदुओं की संख्या 6 होती है। ब्रेल लिपि द्वारा लिखने के आधार बिंदुओं की संख्या 6 होती है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शनल प्रश्न आ सकता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कविता के बारे में। कविता मंच पर पढ़ी जाने वाली आकर्षण बिंदु उसकी वाचन शैली होती है कविता की, और वाचन में अर्थ झलकता होना चाहिए। कविता का सौंदर्य 2 प्रकार का होता है, रूपात्मक सौंदर्य और गुणात्मक सौंदर्य। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कविता के कुछ और बिंदु। यहाँ पर देखिए, कविता कभी कभी संश्लिष्ट बिंबों के कारण भी जटिल हो जाती है, अतः ऐसी पंक्तियों को पहले से ही रेखांकित करके कठिन शब्द, लाक्षणिक शब्द, अलंकारिक शब्द आदि को समझने का प्रयास करें। व्याख्या शब्द, लोकोक्तियों, अवतार कथाओं सभी की हो सकती है। कविता में कवि द्वारा जो संदेश दिया जाता है उस तक पहुंचने पर ही कविता पठन और शिक्षण सार्थक हो सकता है। इस तरह से ध्यान रखना कविता के बारे में। और अब हम बात करते हैं संस्मरण के बारे में। संस्मरण में अतीत से जुड़े संदर्भों, प्रसंगों, परंपराओं आदि से रूबरू होते समय उसे आसपास के परिवेश एवं वातावरण से संबंधित करने पर बल दिया जाता है। आसपास के वातावरण से संबंधित करने पर, जोड़ने पर, इस तरह से ध्यान रखना संस्मरण के बारे में। और अब हम बात करते हैं आत्मकथा के बारे में। आत्मकथा होती है खुद की कथा लिखना, खुद के बारे में लिखना। तो आत्मकथा में लेखक के गुणों के साथ साथ दोषों पर भी विचार करना चाहिए। लेखक ने कठिनाइयों या विपत्तियों का सामना कैसे किया, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक जो दुविधाएं हैं उनमें लेखक के व्यवहार पर भी विशेष ध्यान अपेक्षित करना चाहिए। तो इस तरह से आपको आत्मकथा के बारे में ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं पढ़कर के समझने की क्षमता का विकास के बारे में। इसमें देखिए, विद्यार्थी शिक्षक की पढ़कर के समझने की क्षमता संवर्धन के लिए यह अपेक्षित है कि वह उच्च माध्यमिक स्तर की सामग्री को भली प्रकार से समझ सके। इसके लिए कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, समाचार, विज्ञापन, कार्टून इत्यादि विविध विधाओं के संकेतार्थों, उद्देश्यों व रूपों की जानकारी जरूरी होती है। इन सब की जानकारी जरूरी होगी तो विद्यार्थी शिक्षक को यह भी ध्यान रखना होगा कि उक्त सामग्री का निर्माण उसके लिए वह क्यों किया गया है, उसे पठन से क्या फलितार्थ होगा। पठित वस्तु की अपनी भाषा में अभिव्यक्ति व भाषांतर कर पाना उसके अन्य पहलू हैं जो उस समझ को मुकम्मल बनाते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं सहस्वर वाचन के गुणों के बारे में। शुद्ध उच्चारण होगा, उचित ध्वनि निर्गम, उचित बल तथा विराम का प्रयोग, उचित लय तथा गति का प्रयोग, उचित हाव भाव, उचित वाचन मुद्रा, प्रभाव उत्पादकता, अंगों का संचारण, स्वाभाविकता। इस तरह से सहस्वर वाचन के गुण ध्यान रखने हैं। मौन वाचन के लाभ या गुणों के बारे में बात करते हैं। इसमें देखिए, इससे ध्यान केंद्रित रहता है, लेकिन यह ऊंची कक्षा के लिए उपयोगी है, छोटे वर्गों के लिए नहीं, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा बिंदु क्या है, मौन वाचन के अभ्यास कम समय में अधिक पढ़ लेता है और शीघ्र समझ लेता है। तीसरा बिंदु है, इससे विचार संग्रह की प्रवृत्ति का संवर्धन हुआ है, बढ़ा है। और चौथा बिंदु है, जीवन का अधिकांश वाचन मौन ही होता है, राजनीतिक, चिकित्सालय, स्टेशन आदि जगह इसकी आवश्यकता होती है। इस तरह से आपको आपके 3rd यूनिट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखने हैं। आई होप आपने ठीक तरीके से सारे बिंदुओं को समझा है। ज़्यादा डिटेल में हमने बात नहीं करी, बस मेन बिंदुओं पर चर्चा करी है, जिससे आपके एग्जाम में आपको हेल्प रहेगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।